Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Second year bio students, I hope you're doing good by the grace of Allah. Welcome to lecture number 17 of our chapter Coordination and Control, and today we'll learn in detail about pituitary glands. So in a previous lecture when we talked about the gland system or the endocrine gland system in human beings or in animals, we said that there are different glands, and one of them was the pituitary gland, which is the most important gland of the body. Pituitary gland is located right next to hypothalamus, and it is also known as the master gland, which means this is the gland which is controlling a lot of the functions of all of the other glands which are present in different parts of our body. इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री. पिट्यूटरी ग्लैंड ही को हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, और इसका साइज़ हमें मिलता है 0.5 गीगामीटर, यानी कि 0.5 एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट जो है वो साइज़ है एक पिट्यूटरी ग्लैंड का, विच इज़ लोकेटेड इन आवर ब्रेन. We looked at the structure of pituitary gland in our previous lecture as well. So we said that there is thalamus right here, and then there's thalamus right here, and then we have hypothalamus in this green part, and then below this hypothalamus we have pituitary gland with its two apparent lobes, anterior and posterior lobes, and they are connected to each other. Hypothalamus and pituitary gland are connected to each other through a tract or a duct called infundibulum. This was what we learned in our previous lecture. अब अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें इसमें दो जो सबसे ऑब्वियस पार्ट्स नज़र आते हैं वो तो इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब्स हैं, एंड बिटवीन दीज टू देयर इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट विच इज़ कॉल्ड मीडियन लोब. सो वी हैव इंटीरियर लोब एंड मीडियन लोब एंड देन पोस्टीरियर लोब्स. इन तीनों लोब्स के फंक्शंस डिफरेंट होंगे, इन तीनों लोब्स से हार्मोन्स की सिक्रीशंस डिफरेंट होंगी. तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं उन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं. Right here you can see that this the close-up structure of pituitary gland. You can see the posterior anterior lobe as well as the posterior lobe. पोस्टीरियर लोब के अंदर से जो दो सबसे मेन हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो यहाँ पे एक्चुअली स्टोर होते हैं, रिलीज़ वो हाइपोथैलेमस में होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच इज़ एक्चुअली ADH एंजाइम. इनको हमने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था. और एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सारे जो आपको यहाँ पे एब्रिविएटेड वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं. इन सब के फुल नेम्स क्या हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं वो हम अब लोग आगे डिटेल में देखते हैं. सो वी हैव एंटीरियर लोब हार्मोन्स, जिसके अंदर हमने हर एक इंडिविजुअल हार्मोन का रिलीजिंग फैक्टर देखना है. राइट हेयर वी हैव रिलीजिंग फैक्टर. देन विल टेक अ लुक एट व्हाट इज़ द कंट्रोल फैक्टर, यानी कि रिलीज़ कौन सी चीज़ कर रही है और कंट्रोल कौन सी चीज़ कर रही है इस हार्मोन के रिलीज़ को, और फिर इस हार्मोन का इफेक्ट हमें कहाँ पर नज़र आता है, ये बॉडी में कहाँ पर जाके इफेक्ट करता है. सो सबसे पहला हार्मोन जो एंटीरियर लोब में प्रोड्यूस होता है दैट इज़ STH, और विच वी कॉल सोमेटोट्रोफिन हार्मोन. सोमेटोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होता है एक रिलीजिंग फैक्टर की वजह से विच इज़ कॉल्ड सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. यू मस्ट रिमेंबर देयर फुल नेम्स एज वेल एज देयर एब्रिविएशंस. ये ट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये सिक्रीट होता है हाइपोथैलेमस के अंदर से. कंट्रोलिंग फैक्टर की हम बात करें तो ये जो STH एंजाइम है या सोमेटोट्रोफिन हार्मोन है ये रिलीज़ होता है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमें नज़र आती है एट द टाइम ऑफ रैपिड ग्रोथ, जिस टाइम पर ह्यूमन बॉडीज़ में रैपिड ग्रोथ हो रही होती है यानी अर्ली लाइफ स्टेज में. लेकिन थ्रू आउट द लाइफ भी इसकी प्रोडक्शन होती रहती है. आफ्टर एडोलेसेंस या आफ्टर मैच्योरिटी जब ग्रोथ जो है वो स्टेशनरी हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उस वक्त पर ये थ्रू आउट द लाइफ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है STH एंजाइम. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट्स. तो STH एंजाइम के इफेक्ट्स हमें कहाँ पर नज़र आते हैं. इट इज़ एक्चुअली द हार्मोन विच इज़ कंट्रोलिंग द हाइट. इट कंट्रोल्स द हाइट इन ह्यूमन बींग्स. अगर ये हार्मोन अर्ली स्टेजेस में, लाइफ के अर्ली टाइम में, ग्रोथ के टाइम में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो तो हमें जायजेंटिज्म नज़र आती है, यानी कि कद का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना. एंड इफ़ इट इज़ नॉट रिलीज इन सफिशेंट अमाउंट देन वी सी द condition of dwarfism, which means the height is very short in such organisms. और इसके
अगर इसका मॉडरेट अमाउंट जो है वो रिलीज हो तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट हाइट्स हमें नज़र आ जाती हैं. So we can say that somatotrophin hormone is actually a growth hormone. Somatotrophin hormone is responsible for growth. Second hormone we're going to talk about, which is released in the anterior lobe of pituitary gland, is called TSH or thyroid stimulating hormone. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से क्या पता चल रहा है कि इसका थायराइड के साथ कोई ना कोई रिलेशन है. थायराइड वो पार्ट है जो हमारी नेक में प्रेजेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिलीजिंग फैक्टर की. रिलीजिंग फैक्टर है एक थायरोट्रोफ. थायरोट्रोफ इज द रिलीजिंग फैक्टर which is controlling the release of this hormone from pituitary gland, anterior lobe of pituitary gland. इसके कंट्रोलिंग फैक्टर्स की बात करें, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लेवल को कंट्रोल करती हैं, तो वो है लो थायरॉक्सिन लेवल. थायरॉक्सिन जो है वो एक केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर. अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाए हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन केमिकल का लेवल कम हो, तो उसकी वजह से एंटीरियर लोब TSH को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. सो प्रोडक्शन को जो इनिशिएट करना है या प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है वो थायरॉक्सिन की लेवल की वजह से होता है. जितना लेवल ज़्यादा या कम होगा उसके अकॉर्डिंग TSH प्रोड्यूस हो जाएगा एंटीरियर लोब में. एंड ऑल्सो दिस हार्मोन इज ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ लिविंग बींग, ह्यूमन बींग. लेकिन इसकी भी ज़्यादा प्रोडक्शन हमें अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में नज़र आती है, जो ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है. इफेक्ट्स की बात करें तो लाइक आई जस्ट सेड, इसका इफेक्ट थायराइड के ऊपर है. थायराइड इज द ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इन आवर नेक और इन आवर थ्रोट रीजन. वहाँ पर जाकर ये हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इस ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है या उस ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है. थर्ड नंबर पे हमारे पास हार्मोन आ रहा है ACTH, जिसको हम कहते हैं दिस इज एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. वी हैव एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन. This ACTH enzyme is also known as corticotrophic hormone. इसका अनदर नेम ये भी है. आपको इसके वंस अगेन आई एम मेंशनिंग, आपको इनके फुल नेम्स भी याद करने हैं और सिनोनिम इनके एब्रिविएशंस भी याद करनी है. सो ACTH का रिलीजिंग फैक्टर कौन सा है? इट हैज़ अ रिलीजिंग फैक्टर कॉल्ड corticotrophin. Corticotrophin is the substance which is present in our pituitary gland. Inside the pituitary gland ये वो chemical है which controls, which regulates or releases the ACTH from anterior lobe. इसके कंट्रोल फैक्टर्स की बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखा जाता है ब्लड के अंदर स्टीरॉइड्स का लेवल. स्टीरॉइड्स को हमने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया. दीज आर केमिकल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. स्टीरॉइड्स का लेवल जो है वो कंट्रोल करेगा कि बॉडी के अंदर कितना ACTH हार्मोन प्रोड्यूस होना है. अगर तो स्टीरॉइड का लेवल कम है तो ACTH ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर स्टीरॉइड का लेवल ज़्यादा है तो ACTH की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी. तो इस तरह से स्टीरॉइड्स का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कंट्रोल कर रहा है ACTH की प्रोडक्शन को. एंड ऑल्सो कुछ स्ट्रेसेस जो हमारी बॉडी को फेस करने पड़ते हैं, जैसे कोल्ड है, पेन है या हीट है, ये सारे स्ट्रेसेस भी कंट्रोल करते हैं इस हार्मोन की प्रोडक्शन को विच इज़ ACTH. ये स्ट्रेसेस भी इस चीज़ को डिटर्मिन करेंगे कि कितने ज़्यादा ACTH प्रोड्यूस होना है. इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये अफेक्ट करता है जाकर एड्रीनल फंक्शन को. एड्रीनल ग्लैंड जो कि हमारी किडनी के साथ प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पर जाकर एड्रीनल ग्लैंड्स का जो फंक्शन है उसको जाके इम्पैक्ट करते हैं दिस हार्मोन ACTH, बिल्कुल उस तरह जिस तरह TSH जाके थायराइड के ऊपर इफेक्ट कर रहा था. लास्टली वी हैव द हार्मोन कॉल्ड गोनेडोट्रोफिक हार्मोन विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द इंटीरियर लोब. और इसको सेपरेट बताने की रीज़न है क्योंकि इस बड़े हार्मोन के अंदर, इस पार्ट के अंदर डिफरेंट सब टाइप्स हैं जो प्रोड्यूस होती हैं इस हार्मोन्स के टाइप्स के अंदर. सो गोनेडोट्रोफिक इज़ द ब्रॉडर टर्म ऑफ हार्मोन्स. इसके अंदर डिफरेंट हार्मोन्स आते हैं. वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? वी हैव प्रोलैक्टिन, वी हैव फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, we have luteinizing hormone, and then
we have ICSH, which is called interstitial cell stimulating hormone. Once again I'm mentioning, you need to remember their full names. ये चारों हार्मोन्स जो हैं ये गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स के अंदर आते हैं. ये सारी इसकी कैटेगरीज हैं. इनके रिलीजिंग या कंट्रोल फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं. प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है, जो कि एक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, इट इज़ रिलीज्ड throughout in the female bodies. It is released in female bodies, its release is controlled by hypothalamus. Hypothalamus इसकी रिलीज को कंट्रोल करता है और इसकी रिलीज को स्टॉप करने के लिए एक फैक्टर है which is PIH factor, and it is the prolactin inhibiting factor. प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है जो इसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है और इसकी प्रोडक्शन को इनिशिएट करने के लिए हाइपोथैलेमस है. सेम गोज विद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड ICSH एज वेल. इन सब की प्रोडक्शन कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस की मदद से और प्रोलेक्टिन की प्रोडक्शन स्टॉप होती है इस PIH फैक्टर की वजह से. इन सब के इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं. ये हमें कहाँ कहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास प्रोलेक्टिन हार्मोन है. मैंने कहा कि ये फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है फॉर द रीज़न दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स. सो जो मैमल्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क की प्रोडक्शन होनी होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोलेक्टिन हार्मोन्स. देन वी हैव फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. इनका इफेक्ट है कि ये फीमेल्स के अंदर फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये दोनों चीज़ें फीमेल बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ऑफ एग या प्रोडक्शन ऑफ ओवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. और मेल्स के अंदर ये हमारे पास फीमेल का अंदर काम आ गया और मेल के अंदर इसका काम है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म विच इज़ द मेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स स्पर्म. सो ये हो गया FSH का काम. अब हम देखते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम. ल्यूटिनाइजिंग और FSH का काम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है. ये दोनों मिलकर काम करते हैं क्योंकि FSH का काम भी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम भी एस्ट्रोजन की सिक्रीशन है. Also, it is responsible for luteinizing hormone is responsible for egg release inside the ovary. यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवरी है उसके अंदर एग की रिलीज जो है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम हार्मोन. Then it is responsible for a process which is called luteinization. Luteinization इस एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक्चुअली प्रोडक्शन होती है कॉर्पस ल्यूटियम की. सो ये सारा कुछ हो रहा फीमेल बॉडी के अंदर है. दिस हार्मोन इज स्पेसिफिक फॉर फीमेल बॉडी. और क्या करना है, इसने ल्यूटिनाइजेशन करनी है. ल्यूटिनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या चीज़ है? कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ सेल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओवरी. सो ओवरी की जो फॉर्मेशन है जिसके अंदर एग ने स्टे करना है और एग ने फर्टिलाइज होना है, उसकी प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं उस प्रोडक्शन के लिए जो क्लस्टर ऑफ सेल्स इकट्ठे होते हैं ओवरी को बनाने के लिए वो कॉर्पस ल्यूटियम है. और कॉर्पस ल्यूटियम की प्रोडक्शन को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन. So this was the function of luteinizing hormone. Lastly, we have interstitial cell stimulating hormone which is present in males. So इसका सारा काम just males के अंदर है because in testes it secretes testosterone which is the male sex regulating hormone and it is produced by ICSH hormone. नेक्स्ट अप वी हैव द मीडियन लोब. मीडियन लोब यानी कि जो सेंटर में लोब है पिट्यूटरी के और उसके अंदर से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? देयर इज जस्ट वन हार्मोन विच इज़ कॉल्ड मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस की मदद से. जो नर्व सिग्नल्स आएंगे हाइपोथैलेमस से वो कंट्रोल करेंगे इस हार्मोन को. और इसका इफेक्ट क्या है? इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस मेलानिन. मेलानिन एक ऐसा केमिकल है, ऐसा कंपाउंड है ह्यूमन बींग्स के अंदर जो स्किन की डार्कनिंग में काम करता है. यानी कि स्किन का जो ब्राउन कलर है ना वो आता है मेलानिन की वजह से, जो कि हमें अपनी जो एशियन है ह्यूमन बींग्स उनके अंदर हमें ज़्यादा नज़र आता है. सो ये मेलानिन की प्रोडक्शन जो है ये MSH हार्मोन्स के ज़रिए होती है. और अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए और स्किन ज़्यादा डार्क हो जाए तो उस डिज़ीज़ को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़.
जिसके अंदर स्किन की डार्कनिंग हमें ज़्यादा नज़र आती है। एंड एट द एंड वी हैव पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में देख लिया है। दो हार्मोन्स हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर और स्टोर होते हैं आकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इन दोनों के काम कौन कौन से हैं? ADH का काम तो हमें अपने फर्स्ट चैप्टर से भी पता है, ये किडनीज के अंदर रिलीज होता है और ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इसका फंक्शन है। इट रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर, और जो यूरिन की प्रोडक्शन है दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस हार्मोन। सो द एंटायर एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस विच इज हैपनिंग इन किडनी इज carried out with the help of this hormone which is ADH. And the oxytocin hormone, which is also stored in the posterior pituitary, is the female reproductive system hormone. इसका female reproductive system के अंदर muscles के साथ काम अटैच्ड है। मसल्स के साथ किस तरह से काम अटैच्ड है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस है, यूट्रस के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनके साथ उनको स्टिमुलेट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये इसका फंक्शन किस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें नज़र आता है? एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जिस टाइम पे यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो बहुत सिवियरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसके ज़रिए से जो न्यू बॉर्न या फीटस जो होता है वो बाहर पुश आउट हो जाता है यूट्रस के अंदर से। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम कर रहा होता है, और ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल मूवमेंट्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। So this was the entire account of the pituitary glands, their different hormones and their functions. I hope आपको समझ आ गई होगी, and I suggest that you go through this lecture quite a few times and then make a table or chart of your own of all of the enzymes and their functions and their effects. So inshallah, I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.